नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ज्योग्राफी के भारत में कृषि देखेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। कह रहा है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पे कृषि की जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पे कृषि की जाती है। तो लगभग कितने प्रतिशत भाग पे कृषि की जाती है? 51% भाग पे। कितने? 51% भाग पे। और वन कितने पाया जाता है? 21% भाग पे वन पाया जाता है। इस पे 21% पे वन पाया जाता है। ठीक है, लगभग 51% भाग पे कृषि की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग चागास भूमि है। चागास मीन्स चारागाह होता है। तो कितना प्रतिशत भाग लगभग चागास भूमि है? 2%, 4%, 6%, 7%। तो कितना परसेंट है? 4% भाग लगभग चारागाह है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। कृषि का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुसूची में आता है? तीसरी, पांचवी, सातवीं, 10वीं। तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में कृषि का उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? श्रीधरन, एम.एस. स्वामीनाथन, जहांगीर भाभा, हरिगोविंद खुराना। तो भारत में हरित क्रांति कब आई थी? 1967 में। और इससे प्रभावित फसल सबसे अधिक कौन थी? धान और गेहूं, खाद्यान्न फसलें सबसे अधिक प्रभावित हुई थीं। और इसका परिणाम कहाँ देखने को मिला था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में हरित क्रांति का परिणाम देखने को मिला था। तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन जी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? वही क्वेश्चन आ गया। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 के आसपास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति का अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं और चावल पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोपोनिक्स है हवा में पौधों को उगाना, जल में पौधों को उगाना, अंगूर की खेती, बागवानी। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल में पौधों को उगाना। जहां हाइड्रो शब्द जुड़ जाएगा वहां जल से संबंधित बात होती है। तो हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पूछ रहा है तो क्या होगा? जल में पौधों को उगाना। हाइड्रो शब्द अगर कहीं आपको मिलेगा तो उसको जल से ही संबंधित करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एरोपोनिक है हवा में पौधों को उगाना, जल में पौधों को उगाना, अंगूर की खेती, बागवानी। तो इसमें एरोपोनिक, ईयर जुड़ा हुआ है तो एरोपोनिक से क्या होगा? हवा में पौधों को उगाना। विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेरीकल्चर कहते हैं हवा में पौधों को उगाना, जल में पौधों को उगाना, अंगूर की खेती, रेशम कीट पालन। तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन को। विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एपी कल्चर है हवा में पौधों को उगाना, जल में पौधों को उगाना, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन। तो हवा में पौधों को उगाने को क्या कहते हैं? एरो। और जल में पौधों को उगाने को
हाइड्रो कहते हैं, एरोपोर्टिक कहते हैं हवा में, और हाइड्रोपोनिक्स जल में कहते हैं। और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को, तो एपीकल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन को। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीली क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, फल उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अब पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यह भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पीली क्रांति का जनक स्वयं पित्रोदा जी को माना जाता है। ठीक है, पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? स्वयं पित्रोदा जी को जनक इसका पीली क्रांति का। स्वयं पित्रोदा जी को माना जाता है। ठीक है। अब पीली क्रांति, ये जो तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति चलाई गई थी, ये कब चलाई गया था? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में चलाया गया था। और ये 1986 में चलाया गया था, और 2014 में इसका नाम बदल दिया गया था। मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद इसका नाम बदल के तिलहन और तेल पाम मिशन कर दिया गया। तिलहन और तेल पाम मिशन, NMOP। NMOP कर दिया गया। तिलहन पाम ऑयल एंड प्रोजेक्ट मिशन कर दिया गया, NMOP। और पहले इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन, जब 1986 में चलाया गया था। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। इसके जनक कौन है? स्वयं पित्रोदा जी। 1986 में चलाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वही क्वेश्चन है। तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर केचुआ पालन, जल में पौधों को उगाना, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन। तो वर्मी कल्चर क्या है? केचुआ पालन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले विकल्प की तरफ। चौदह नंबर, भूरी क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से और तिलहन उत्पादन से। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और भूरी क्रांति का जनक भी कई बार पूछा गया है। तो भूरी क्रांति का जनक कौन है? हीरालाल चौधरी जी हैं। जनक कौन है? हीरालाल हीरालाल चौधरी जी इसके जनक हैं। अच्छा, ये उर्वरक उत्पादन, ये जब इसको चलाया गया था तो किस फसल के लिए चलाया गया था? काफी और कोक के लिए ही चलाया गया था। मेन इसको काफी
और कोक के लिए। विशाखापट्टनम वगैरह वहाँ आंध्र प्रदेश में इसको चलाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत उर्वरक उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पे है। ठीक है, भारत तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? चीन है। पहले स्थान पे चीन है। और दूसरे पे ब्राजील। और तीसरे पे भारत है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी नंबर। तो उर्वरक उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। पहले पे चीन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर। नीली क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस फल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? इन विकल्पों में से आपको बताना है। काजू, नारंगी, अनार, अंगूर। वैसे तो भारत का प्रथम स्थान काजू में नहीं है, लेकिन इन विकल्पों में से बताना है कि किस फल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? काजू, पहला विकल्प। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? चीन है। और भारत दूसरे स्थान पे है। भारत दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे चीन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्यूरिंग क्या है? अंगूर से वाइन निकालने की प्रक्रिया, धान से चावल निकालने की प्रक्रिया, तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया, दूध से पानी निकालने की प्रक्रिया। तो ये क्यूरिंग जो है, ये होता है नमी बनाए रखना। क्यूरिंग प्रक्रिया के अंतर्गत होता है जिसके ऊपर ये प्रक्रिया लगाई जाती है उसमें नमी बनाए रखना। तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा धूप में तंबाकू की पत्ती नहीं सुखाई जाती है, उसकी पत्तियों में नमी बनी रहनी चाहिए। तो क्यूरिंग क्या है? तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। विकल्प ए सही हो जाएगा। और श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन जी को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ये भी यूपी टेट में एक बार आ चुका है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारत का तंबाकू उत्पादन में तीसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है? चीन का। और दूसरा ब्राजील का। और तीसरे पे भारत है। तंबाकू उत्पादन में पहले पे चीन है, दूसरे पे ब्राजील, तीसरे पे भारत। और भारत में तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राजमुंदरी में। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थापित किया गया है तंबाकू अनुसंधान केंद्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लबेरिका है चाय की किस्म, गेहूं की किस्म, कहवा की किस्म, धान की किस्म। तो ये लबेरिका जो है ये कहवा की किस्म है। किसकी किस्म है? कहवा की किस्म है। कहवा की 3 किस्में पाई जाती हैं। कॉफी की 3 किस्में पाई जाती हैं। अरेबिका,
कहवा की 3 किस्में पाई जाती हैं। अरेबिका, रोबस्टा, रोबस्टा और लबेरिका। ठीक है, कितनी किस्में पाई जाती हैं? 3 किस्में पाई जाती हैं। अरेबिका, अरेबिका, रोबस्टा और लबेरिका। लबेरिका मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है? मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में। ये जो लबेरिका है ये मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर, कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 16 डिग्री से 28 डिग्री तक होना चाहिए। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा, क्योंकि न ज़्यादा गर्मी हो और न ज़्यादा ठंड पड़े। एक औसत तापमान 16 से 28 डिग्री के बीच होना चाहिए। ये कॉफी की खेती जो है जनवरी से मार्च के बीच इसके पौधे का रोपण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कॉफी के पौधे का रोपण किस माह में किया जाता है? अप्रैल से जून के मध्य, जून से अगस्त के मध्य, सितंबर से नवंबर के मध्य, जनवरी से मार्च के मध्य। तो कब किया जाता है कॉफी के पौधे का रोपण? जनवरी से मार्च के मध्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? उत्तर प्रदेश। और जब प्रति हेक्टेयर के बाद पूछेगा कि गेहूं उत्पादन में भारत में प्रति हेक्टेयर कौन सा राज्य प्रथम है, तब कौन सा हो जाएगा? पंजाब। वहां का औसत उपज ज्यादा है। और ओवरऑल पूछेगा कि गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है, तो उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? चीन है। गेहूं, चावल, इन सब में पहले स्थान पे चीन है। भारत दूसरे स्थान पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। अगर चीनी के बारे में पूछेगा कि चीनी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो महाराष्ट्र में। जब गन्ना के बारे में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात राज्य में होता है। विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त वर्षा कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। तो कितनी होनी चाहिए गेहूं के खेती के लिए? 75 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में गेहूं के बुआई के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है? अप्रैल से जून, जून से अगस्त, अक्टूबर से नवंबर, जनवरी से मार्च। तो कौन सा होता है? अक्टूबर से नवंबर। अच्छा, भारत का विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है भारत का विश्व के क्षेत्रफल में? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे 7वां स्थान है भारत में। पहले स्थान पे कौन है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें। तो पहले स्थान पे कौन है? रूस, यूएसआर।
ये कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है? लगभग 11% क्षेत्रफल पे अकेले रूस है। और भारत 2.4% भूमि लिया। और उसके बाद आता है यूएसए, अमेरिका। ये कितना घेरे हुए है? 6.1% भाग पे अमेरिका है। तीसरे पे आता है कनाडा। ये कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है? 6.1%। चौथे पे आता है ब्राजील। चौथे पे ब्राजील आता है। ये कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है? 5.6%। और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ये कितना क्षेत्रफल लिया हुआ है? 5.2%। और फिर आता है भारत का कितना है? भारत का 2.4%। अब जब भारत की स्थिति का चैप्टर शुरू किया जाएगा तो ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।